नमस्कार, स्वागत है आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10 मैथ को लेकर फर्स्ट चैप्टर के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी के बारे में बहुत विकल्पीय क्वेश्चन और भी 2 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपका फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या पूरे तरीके से तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। अगर मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है तो इसके नीचे हम क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए लिखा हुआ, किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए इसमें a b c d कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें देखो क्या सही होता है। देखो यहाँ पे जो d वाला ऑप्शन है, a गुणे b बराबर मासा ए बी गुणे लासा ए बी, ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। हालांकि यहाँ नीचे हल दिया भी गया है, लेकिन आप लोग पढ़े होंगे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बराबर मासा गुणे लासा, जो कि यही फार्मूला है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखेंगे अगला है, कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है बच्चों, सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे रहा हूँ। सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन 2 संख्याओं का मासा 1 होता है, अर्थात दोनों संख्याओं के बीच में जो उभयनिष्ठ होता है, कॉमन होता है, वो केवल 1 होता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें देखें सह अभाज्य संख्या 18 और 25 को देखें, 5 और 15 में इसमें कॉमन मिल जाएगा 1, 5 और 15 मिल जाएगा, मतलब दोनों में क्या हो जाएगा, 5 कॉमन हो जाएगा, 1 और 5। इसमें देखिए 7, 21 और 31, 93, मतलब इसमें सभी में जो है 1 के अलावा कोई और क्या है, कॉमन है। लेकिन इसमें देखिए 18, 25 में, इसमें आप जब इसका फैक्टर करोगे, गुणनखंड करोगे, तो 1 के अलावा कोई और उभयनिष्ठ नहीं आएगा। अर्थात या तो आप 18 और 25 का ये CF निकालोगे तो क्या होगा, 1 ही आएगा, इसलिए यह क्या होगा, सह अभाज्य संख्याओं का युग्म होगा। तो सही ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो लिखा हुआ है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 70 और 125 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 तथा 8 प्राप्त हो। 2023 NCERT एग्जाम्पलर। तो 70 और 125 को भाग देने पर, वो बड़ी से बड़ी संख्या होता है, जिस 70 और 125 को भाग देने पर शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। तो उसके लिए देखो क्या करेंगे हम लोग, 5 और 8 प्राप्त हो, इसका मतलब जो संख्या होगी, ठीक है, उसमें से हमको क्या करना होगा, उस संख्या को 5 और 8 प्राप्त करने के लिए हमें क्या कर लेना होगा, इसी में से देखो 70 में से 5 घटा देंगे और 125 में से 8 घटा देंगे। इसके बाद जो संख्या प्राप्त होगी, तो संख्या देखो 65 प्राप्त होती है और 117 प्राप्त होती है, ठीक है, 117 प्राप्त होती है। हम लोग क्या करेंगे, 65 और 117 का निकाल लेंगे ये CF, ठीक है, ये CF निकाल लेंगे। अब यही ये CF जो होगा, ठीक है, वही क्या होगा, आंसर होगा। तो ये देखो ये CF 65 और 117 का ये CF निकालेंगे तो ये 13 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए बच्चों, लिखा हो, दर्शाइए कि 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आपको
देखने को गारंटी के साथ मिलेंगे। तो आप लोग, मैंने भी अपने इस चैनल पे इस तरीके से अपरिमेय सिद्ध करने के लिए वीडियो बनाया हुआ है। तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाएं और वहाँ से सर्च करें, देखें, वहाँ आपको मिलेगा अपरिमेय सिद्ध करने वाला क्वेश्चन। उसको पूरा बारीकी तरीके से नोट करें और समझें। यहाँ तक कि मैं ये कहूँगा कि अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो आप उसको रट लें, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को ज़रूर तैयार करके जाएंगे, सिद्ध करने वाला, ठीक है। 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से जब हम लोग आगे आएंगे तो ये आ गया। दिखाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सब सारी चीज़ें आप लोग तैयार करके जाएंगे। देखिए यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न, दिखाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या 4 अंक में आया हुआ है। तो यहाँ पर अब की बार जो है ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि इस सवाल को आने की। तो आप लोग इसको बहुत ही ढंग से बारीकी तरीके से सॉल्व करके जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर देख लेंगे। हाँ, ये देखिए चौथा नंबर, ठीक है। क्या लिखा हुआ? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त होता है, वो संख्या होगी। तो देखो, जब भी ऐसी संख्या आएगा कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल इतना प्राप्त होता है, तो क्या कर लेना, जो संख्या दी हुई है, उसी संख्या में उतनी संख्या घटा लेना। देखो जैसे यहाँ पे घटाया गया है, उसके बाद उस जो संख्या प्राप्त होगी उसका निकाल लेना, ये CF अर्थात मासा निकाल लेना। और वो जो संख्या आएगी वही संख्या क्या होगा? अभीष्ट संख्या होगा। अर्थात यही संख्या है 24। 24 अगर हम भाग करें 245 में और 1037 में, तो शेषफल हमेशा जो है वो 5 प्राप्त होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। हम लोग बढ़ेंगे आगे। पाँचवें नंबर में देखो, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो C वाला सही हो जाएगा। पाँचवें नंबर पे 17 × 5 × 11 × 8 × 2 + 2 × 11 एक भाज्य संख्या है। तो ये भाज्य संख्या है, ये सत्य है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से करता है, उसे हम लोग भाज्य कहते हैं। तो यहाँ पर देखो हल भी यहाँ पर किया गया है, तो हल समझ सकते हैं। देखो क्या किया गया है, यहाँ जो प्लस होती है वो प्लस या माइनस एक दूसरे टर्म को अलग करती है। तो देखो 2 × 11 कामन ले लिया गया है, तो 2 × 11 कामन ले लेंगे तो यहाँ 17 × 5 और × 8 है, +1 बचेगा, ठीक है। तो 2 × 11 यहाँ पर हो गया 681 हो गया। इसको जब गुणा करेंगे और जोड़ेंगे तो देखो 2 × 11 × 3 × 227, मतलब यहाँ पर जो हमको मिल जा रहा है 2 से ज़्यादा गुणनखंड मिल जा रहा है, ठीक है। 2 से ज़्यादा अभाज्य गुणनखंड मिल जा रहा है, इसलिए ये क्या होगा? यह भाज्य संख्या होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। दी गई संख्याओं में तो इसका सही उत्तर जो होगा वो लिखा है सत्य है, सत्य हो जाएगा। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, तो अभाज्य संख्या बताओ, आप लोग इसको बताओ। यहाँ पर दी भी है तो C वाला सही हो जाएगा। 156 का अभाज्य गुणनखंड, 156 का अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो देखो अभाज्य गुणनखंड आप लोगों को पता होगा कि ऐसे निकालते हैं, ऐसे 156 लिखा, ऐसे ऐसे करा और यहाँ पर काट लेते हैं, 2 से कटा, फिर यहाँ जितना आएगा 2 से 14, 2 8 16, ऐसे ऐसे काट लेते हैं ना। और यहाँ पर इस तरीके से लिख लेते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से देखो यहाँ पर लिखा गया, यहाँ पर आ जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो आ सकता है ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग तैयार करके जाएंगे।
अगला समझते हैं, यदि 26 156 का लासा 156 है तो मासा ज्ञात कीजिए। तो आप लोग उसी फार्मूले की मदद से यहाँ पर मासा ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखो हम जानते हैं ये फार्मूला मैंने पहले ही बताया, मासा गुणे लासा बराबर a गुणे b, मतलब दोनों संख्या को गुणा, फिर इसी में रखेंगे हम लोग और इसको सॉल्व करेंगे, पक्षांतर करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो बेहद ही आसान है, इसको कर लेंगे आप लोग। 9 नंबर में दिया गया है लासा दिया गया है, तो मासा बताइए। तो देखो पहली संख्या 132, दूसरी संख्या 288 और इसका दिया हुआ लासा, तो मासा ज्ञात नहीं कर सकते, ये फार्मूला लगा करके कर लेना। ठीक, इसके बाद देखो संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्याओं के घातों का योग है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा घुमाया है। लिखा हुआ है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। तो सबसे पहले 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो देखो 144 का हल में 144 का अभाज्य गुणनखंड निकाला है, फिर यहाँ पर 2 के घात पे 4, मतलब 2 कितनी बार गुणा था, 4 बार गुणा, तो 2 के घात पे 4 और 3 के घात पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 इसके जो घात है उसको जोड़ेंगे, तो 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसका देखो जो आया हुआ है सही आंसर वो 6 आया हुआ था, डी वाला ऑप्शन सही है। तो ये सब जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, इसको बेहतर तरीके से तैयार कर लेना है। 2 के घात पे 3 गुणे 3 और गुणे 5 तथा 2 के घात पे 3 गुणे 3 का लासा है। ठीक है, तो देखो लासा अगर ऐसे दिया हुआ है, घात के रूप में दिया हुआ है, तो लासा जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा और उसका जो अधिकतम घात होगा वही लासा, उसको लासा एक बार लिखते हैं। देखो 2 के घात पे 3 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 5, फिर यहाँ 2 के घात पे 3 और गुणे 5। तो देखो दोनों में 2 के घात पे 3 था, दोनों के घात में 2 के घात पे 3 था, तो दोनों को ले लिया, 2 के घात पे 3 ले लिया गया है, और फिर 3 था तो 3 लिया गया, और 5 छोटा तो 5 ले लिया गया है। इस तरीके से यहाँ पर गुणा कराएंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर जो आ जाएगा 120 आएगा। एक शून्यते परिमेय संख्या यूं अपरिमेय संख्या का भागफल अपरिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, तो ये इतना समझ लो आप लोग, मैं बता दे रहा हूँ। अपरिमेय और परिमेय को जब हम लोग जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वो अपरिमेय ही आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जब परिमेय या अपरिमेय को जब हम गुणा करेंगे और भाग करेंगे तो भी क्या आएगा, अपरिमेय, गुणा करो और भाग करो तो भी क्या आएगा, यहाँ पर अपरिमेय ही आएगा। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एक शून्यतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होता है, अपरिमेय भी ही होगा, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन देखिए 2 अंक का है, बेहद ही इम्पोर्टेंट है। मैंने यहाँ पर इसको पेन से चला दिया कि ये इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन या तो 2 नंबर में या तो 1 नंबर में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो दिया है, ज्ञात कीजिए कि ये CF 255 867 बराबर 51, कोई LCM 255, मतलब वही संख्या के LCM ज्ञात कीजिए। तो वही फार्मूला लगेगा, पहला संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, उसको 75 की उसी पे रखेंगे और सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। दिया गया है इसमें भी वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, तो इसको भी तैयार करिएगा। जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर कोई भी संख्या 0 पे समाप्त कब होगी, जब जैसे ये 6 पावर n दिया, तो n एक प्राकृतिक संख्या, ध्यान से समझ रहा, n एक प्राकृतिक संख्या है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर n एक प्राकृतिक संख्या है, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर 6 पावर n लिखा हुआ है, अगर मैं इस पे 1 रखूँ पावर में, तो इसका मतलब कितना होगा, 6 होगा। अब 6 क्या है, मतलब n की किसी मान के लिए जो है ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, 0 पर समाप्त होने के लिए क्या होना चाहिए, जो इसके, अगर मैं इसका 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालता हूँ, 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालता हूँ, तो देखो क्या आएगा, 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा तो ये आ जाएगा 2 गुणे 3। ठीक है, और जब भी इसके गुणनखंड में 3 आ जाएगा तो वो क्या होगा, वो कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगी। 0 पे समाप्त होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 के घात पे m और गुणे 5 के घात पे
n के रूप का होना चाहिए, ठीक है। अर्थात जब इसका गुणनखंडन 2 के घात पे m और 5 के घात पे n के रूप के होगा तो वो 0 पे समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पर देखो लिखा गया है, ये सब सारी चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं, मैंने समझा दिया है, ठीक। तो इस तरीके से मैंने सभी क्वेश्चन बता दिए बच्चों। उम्मीद करूँगा कि मेरे द्वारा बताए हुए क्वेश्चन आप लोग तैयार करेंगे और अपनी परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।